हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माई वे में। आज हम अपने मौलिक अधिकार के बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि उसे पूरा करेंगे। पहले पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें। उस वीडियो में मैंने प्रथम के 3 अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन 3 अधिकार को अच्छे से बता दिया है। और उसमें जो अनुच्छेद रखे गए हैं उस अनुच्छेद को भी डिटेल में बता दिया है। तो आप वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बाकी के अधिकारों को पढ़ेंगे, यानी कि कुल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 3 मैंने पढ़ा दिया है। आज बाकी 3 को पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक में किए गए हैं, यानी कि उसके जो पॉइंट है उसे आर्टिकल 25 से 28 तक में रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 में ये अधिकार दिया गया है, यानी कि स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं एवं उसका आचरण कर सकते हैं। आचरण से मतलब है कि उस धर्म की वेशभूषा हम धारण कर सकते हैं। जैसे आप सिख को देखते होंगे, उन्हें सर पे पाग पहनने का अधिकार है, यानी कि उनके धर्म का आचरण है, जिस वजह से वो हेलमेट नहीं भी पहनते हैं तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। तो ये उनके धर्म का एक आचरण है, सर पे पाग पहनना यानी कि पगड़ी पहनना। तो अनुच्छेद 25 के तहत हमें धर्म को मानने, उसका प्रचार करने एवं उसके आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना यानी कि धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट करना। जैसे कहीं कोई यज्ञ होते हैं, कहीं मंदिर का निर्माण होता है, कहीं मस्जिद का निर्माण होता है, कहीं चर्च का निर्माण होता है। तो इस अनुच्छेद 26 के तहत सामूहिक स्वतंत्रता दी गई है धर्म को लेकर। तो इस अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना यानी कि धार्मिक धर्म से जुड़े जो कार्य हैं उसका मैनेजमेंट करना। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों को संपोषित करना, यानी कि धर्म के नाम पे जो चंदा इकट्ठा किए जाते हैं, जो दान किए जाते हैं, तो उस धन को संपोषित करना और उस धन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, यानी कि वो धन टैक्स फ्री होता है। ये बात इस पॉइंट में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 27 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो धन इकट्ठा किए जाएंगे, जो संपोषित किए जाएंगे, वो टैक्स फ्री होंगे। पर कहीं कहीं मंदिरों में एंट्री फी के तौर पे सरकार कुछ पैसे लेती है, तो वो अलग चीज़ है, वो एंट्री फीस उसे कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 27 समझ गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। ये काफ़ी बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 28 में है कि जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी शिक्षा विद्यालय है या फिर जो सरकारी शिक्षा संस्थान है, उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी कि जो सरकारी संस्थान है उसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी को उस संस्थान में कोई धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 अनुच्छेद रखे गए हैं। इन चारों को अच्छे से हमने समझ लिया है। पहले में क्या है, तो पहले में हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं एवं उसका आचरण कर सकते हैं, जिसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है। 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना यानी कि धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट करना। अनुच्छेद 27 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन संपोषित किए जाते हैं वो टैक्स फ्री होंगे, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में क्या है, तो सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए किसी को बाध्य किया जाएगा। हाँ, निजी संस्थानों में आप शामिल हो सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। कोई निजी संस्थान किसी धर्म से जुड़े हो तो उसमें आप स्वतंत्र हैं शामिल होने के लिए। तो इस चौथे अधिकार को आपने समझ लिया अच्छे से। अब 5वें अधिकार की बात करते हैं। 5वां अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसे हम सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी कहते हैं। पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, यानी कि इसके जो प्रावधान है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी
यानी कि ऐसे लोग जो किसी समुदाय से हैं, किसी धर्म से हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम है, तो इसे हम अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। तो इन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं और उसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने विशेष लिपि या फिर धर्म या फिर संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। सरकार उनके विरुद्ध किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सरकार के द्वारा किसी भी तरह से विभेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं प्रशासनिक संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने उनके शैक्षणिक संस्थान या फिर प्रशासनिक संस्थान, तो उसकी स्थापना करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 के तहत उनके हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 के तहत उनके शैक्षणिक संस्थान, प्रशासनिक संस्थान, तो इन दोनों की संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत, ये दोनों अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इसे बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 29 के तहत क्या है, तो उनके हितों का संरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 30 के तहत यानी कि उनके जो विशेष शैक्षणिक संस्थान है या फिर प्रशासनिक संस्थान है, तो उसकी स्थापना करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। अब अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 के तहत ही हमारे संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, जिसे कि समाप्त करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो ये अनुच्छेद 31 जो है वो वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 हमारे उस संपत्ति को दर्शाता था जो हमारे पूर्वजों से मिलती है, यानी कि जो हमारी खानदानी संपत्ति है। और अनुच्छेद 19 का इस 19 के एफ में भी संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। तो इस अनुच्छेद 19 के एफ हमारे उस संपत्ति को दर्शाता था जो हम खुद खरीदते हैं। इन दोनों ही संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। और कब रखा गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था या फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो एक बात आप ध्यान रखें कि हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था। आपको पता होगा 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगा था आंतरिक विद्रोह के कारण, जो कि 1976 तक चला था। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1976 में उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत उन्होंने इतने संशोधन किए कि उस संशोधन को यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। फिर 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके तहत मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। 1977 में वे प्रधानमंत्री बनते हैं और 1978 में वो संशोधन करते हैं 44वां संविधान संशोधन, और उसके तहत इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और कानूनी अधिकार क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जिन्हें संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई व्यक्ति छीनता है या फिर सरकार छीनती है तो हम उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु जा सकते हैं। पर कानूनी अधिकार वैसे अधिकार हैं जिसके तहत हम ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कानूनी अधिकार में इसलिए संपत्ति के अधिकार को रखा गया है कि सरकार, पब्लिक नहीं पर सरकार चाहेगी तो आपकी संपत्ति आपसे राष्ट्रीय हित के लिए छीन सकती है, यानी कि आपकी संपत्ति ले सकती है। हाँ, बदले में आपको मुआवजा देगी सरकार, और जिसे हम कंपनसेशन कहते हैं। तो मुआवजा आपको दिया जाएगा पर आपकी संपत्ति सरकार छीन सकती है। राष्ट्रीय हित यानी कि सड़क बनाना हो या फिर पुल का निर्माण करना हो या रेलवे लाइन बिछाना हो, तो इन कार्यों के लिए आपकी संपत्ति को सरकार द्वारा छीना जा सकता है, बदले में आपको मुआवजा दिया जाएगा। अब आते हैं हम अपने छठे अधिकार पे,
हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। परंतु BR अम्बेडकर ने किस पॉइंट को या फिर किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षण दिया गया है, जिसके तहत हमारे मौलिक अधिकार के हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। तो इस रीट को हम समझते हैं, इस 5 प्रकार के जो रीट जारी किए जाते हैं उसे एक एक करके देखते हैं कि क्या है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो ये काफ़ी अलग अलग वर्ड रखे गए हैं जिसे समझना हमें समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या वर्ड है। वास्तव में था क्या कि जो संविधान के निर्माण में जो लोग थे वो ज़्यादातर वकील थे, तो इस वजह से ये जितने भी शब्द रखे गए हैं, जितने भी वर्ड रखे गए हैं वो वकालत से जुड़े हैं। तो इसी को हमें समझना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि हमने अनुच्छेद 22 में पढ़ा था कि किसी को बंदी बनाया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। तो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जो जारी किया जाता है उसी स्थिति में किया जाता है कि अगर आपने किसी को बंदी बनाया है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास यानी कि नज़दीकी न्यायपालिका के पास उसे पेश कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ गए क्या है। दूसरा है परमादेश। परमादेश यानी कि आदेश। ये परमादेश का जो रीट जारी किया जाता है वो सरकारी कर्मचारियों पे जारी किया जाता है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी जो पद पे हैं वो अपने पद के कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, अपने फर्ज को अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट उन पे परमादेश की रीट जारी करती है और उन्हें अपने कर्तव्यों के पालन करने का आदेश देती है कि आप अपने पद के जो कार्य हैं उसका अच्छे से पालन करें। तो इस परमादेश उसी को दर्शाता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो रीट है वो दोनों एक समान है, बस थोड़ा सा दोनों में फर्क है। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो रीट है वो ऊपरी न्यायालय हमेशा निचली न्यायालय को जारी करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा और हाई कोर्ट जो है वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा। तो प्रतिषेध क्या है, तो प्रतिषेध उस कंडीशन में जारी किया जाता है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं, यानी कि कोई ऐसा मुकदमा या फिर कोई ऐसा नियम जो उनके अधिकार क्षेत्र से नहीं है, अधिकार से बाहर है, तो उस कंडीशन में ऊपरी न्यायालय द्वारा प्रतिषेध जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यह कार्य या नियम या फिर मुकदमा आपके अधिकार का नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे आप मेरे पास भेज दें, यानी कि ऊपरी न्यायालय के पास भेज दें। और उत्प्रेषण क्या है, तो यदि निचली न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया जाता है, कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जो कि वैध नहीं है, तो ये ऊपरी न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण जारी किया जाता है। उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है और उस फैसले की जांच की जाती है, उस फैसले, उस निर्णय, उस नियम की जांच की जाती है कि वह वैध है या नहीं, और यदि वो अवैध है तो उसे रद्द किया जाता है। तो प्रतिषेध उस कंडीशन में लगाया जाता है, उस कंडीशन में जारी किया जाता है जब कार्य चल रहा हो, और उत्प्रेषण तब जारी किया जाता है जब फैसला दे दिया गया हो, यानी कि नियम बना दिया गया हो, यानी कि निर्णय ले लिया गया हो। तो दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, इसी फर्क को आप हमेशा याद रखेंगे। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी असंवैधानिक तरीके से कोई पद धारण करता है या फिर कोई किसी पद पे है और वो अपने पद के अधिकार से बाहर का कार्य करता है, तो ऐसे कंडीशन में उस पर अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है और उससे लिखित मांगा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये पद धारण किया है या फिर किस अधिकार से आपने यह कार्य किया है जो आपके अधिकार में नहीं था, तो उसे लिखित मांगा जाता है। और अगर वो वैध नहीं होता है तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है
और उस पर मुआवजा लगाया जाता है या फिर उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो अधिकार परीक्षा क्या है समझ गए। जैसे कि कोई पुलिस को अधिकार नहीं है कि ट्रेन में टिकट चेक करे, ये उसके अधिकार के बाहर का कार्य है। तो ऐसे कार्य जो अधिकार से बाहर कोई करे, कोई पद पे अगर व्यक्ति है तो अपने पद के अधिकार से बाहर कोई कार्य करता है तो उस समय ये रीट जारी की जाती है। और ये जो आगे के अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 33, 34, 35, ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इस अनुच्छेद में संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने के तहत। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जो लोग सेना में हैं या फिर सशस्त्र बल में हैं या फिर खुफिया विभाग में हैं, तो उन लोगों के मौलिक अधिकार को थोड़ा सा सीमित रखा जाएगा, यानी कि उनके कुछ मौलिक अधिकार पे रोक लगाए जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी विभाग हैं इनमें कुछ गाइडलाइंस होते हैं और काफ़ी कड़े गाइडलाइंस होते हैं। तो अनुच्छेद 33 उसी की बात करता है कि संसद द्वारा कानून बनाया गया है कि जो सेना में है या फिर सशस्त्र बल में है या फिर खुफिया विभाग में है, तो उनके मौलिक अधिकार पे थोड़ा सा रोक लगाया जाएगा। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने की आज़ादी है, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो वो ऐसा नहीं कह सकते। उनके मौलिक अधिकार पे थोड़ा सा रोक लगाया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा सीमित रखा जाता है। 34 में क्या है, तो जहाँ भी भारत के जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा रहेगा वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार को रोका जाएगा, यानी कि उनके कुछ मौलिक अधिकार पे रोक लगाए जाएंगे। तो ये कहाँ किस कंडीशन पे लागू होगा, तो जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो। तो अनुच्छेद 34 उसी की बात करता है कि भारत के जिस क्षेत्र में किसी जगह पे अगर मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके मौलिक अधिकार को थोड़ा सा रोक लगाया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा उनके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 35 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी कानून है उसे बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है, राज्य के विधानमंडल या फिर किसी विधानसभा को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 33 में क्या है, तो जो सशस्त्र बल या खुफिया विभाग में जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार को थोड़ा सा सीमित रखा गया है। अनुच्छेद 34 में क्या है, तो जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा रहेगा वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार को भी थोड़ा सा सीमित रखा जाएगा, यानी कि कुछ वक्त के लिए उनके मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जाएगा। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी कानून होगा उसे संसद बनाएगी, यानी कि संसद को अधिकार दिया गया है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।